हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जून महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर महीने के करंट अफेयर फुल डिटेल के साथ आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैरसैंण को। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है। यह शहर चमोली जिले में स्थित है। गैरसैंण जो है यह चमोली जिले में स्थित है और देहरादून से 250 किलोमीटर दूर है। यह गढ़वाल मंडल की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है। चलिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। ये मैप में देखिए उत्तराखंड का लोकेशन यहाँ पर है भारत के मैप पे। और उत्तराखंड का गठन जो हुआ था यह 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून है और अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई गई है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 3 नए राज्यों को शामिल किया गया है। वे नए राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम। सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम, इन 3 नए राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब तक यह योजना 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियाशील हो चुकी है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव शामिल है। अगस्त तक 3 और राज्यों मणिपुर, उत्तराखंड और नागालैंड को इस क्लस्टर में जोड़ा जाएगा। चलिए वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना है। प्रवासी श्रमिकों के अपने घरों में लौटने के बाद यह योजना उनके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने सड़क विक्रेताओं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना को सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू किया गया है। चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि जिसे बोला जाता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है। एक क्रेडिट सुविधा योजना है। यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान की थी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार ने इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार संभाला है। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और फिलहाल में केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है, तो देखते हैं क्या लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा CTAP। WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP को लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जीवन रक्षक तकनीक यानी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP, जिसका फुल फॉर्म होता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, लॉन्च किया है। यह कदम तब उठाया गया है
जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। सी टैप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा WHO ने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अन्य हितधारकों से इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया है और जिसके लिए सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन भी जारी किया गया है। आइए देखते हैं, WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर हैं जो फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ष 2020 फोर्ब्स द्वारा जारी किए जाने वाले दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस सूची में कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर हैं। स्विस के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। और देखिए, जो 3 सबसे टॉप लेवल के होते हैं उन्हें याद करना जरूरी होता है और जो इंडिया से रिलेटेड होते हैं उनके स्थान को, उनके रैंक को याद करना जरूरी होता है। तो विराट कोहली का 66वां स्थान है, ये तो आपको पता चल ही गया। इसके अलावा पहला, दूसरा और तीसरा देख लेते हैं। पहला है रोजर फेडरर, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे पर है लियोनेल मेसी। ये तीनों रैंक वाइज सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, में नासा के अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पहुंचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया है। इस लॉन्च के बाद अब स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। आइए नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका का राजधानी है, यहाँ पर है। प्रशासक हैं इसके जिम ब्रेडेनस्टाइन और स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO हैं एलोन मस्क। स्पेस एक्स के अध्यक्ष हैं ग्वेने शॉटवेल और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी और स्पेस एक्स का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में हॉर्नॉर्थ नामक शहर में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। अपने देश भारत को महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF को 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी सौंपी है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति ने लिया। चलिए देख लेते हैं कुछ फुल फॉर्म। AFC का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसके महासचिव हैं दातो विंडसर जॉन। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके महासचिव हैं कुशल दास, जिसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए PM केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 करोड़। 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए PM केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेयरी किसान। देखिए, जो डेयरी किसान हैं इनके लिए
किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके पहले जो खेती से रिलेटेड किसान हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहले से लागू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड को केसीसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार उन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो दूध उत्पादन कंपनियों से जुड़े हैं। पशुपालन विभाग ने संबंधित परिपत्रों को आगे बढ़ा दिया है। भारत में दुग्ध संघ से जुड़े करीब 1.7 करोड़ किसान हैं। वे डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत पंजीकृत थे। किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी कार्ड प्रदान करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। यह योजना उन किसानों को भी 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता प्रदान करेगी जो कोविड-19 आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने WHO से सदस्यता वापस ले लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में जान लेते हैं कुछ तथ्य। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था, जो इटली का निवासी था। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने 1492 में अमेरिका का खोज किया था, समुद्री रास्ते का खोज किया था और यह इटली का निवासी था। वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। पहला है रूस, दूसरे पर है कनाडा और तीसरे पे है अमेरिका। और इसके आगे का भी कुछ याद कर लीजिएगा। और भारत अपना है 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर ही है। पहले पर है चाइना, दूसरे पर इंडिया है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर अमेरिका है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जून। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। जो तेलंगाना राज्य है इसका देखिए यहाँ पर लोकेशन दिखाया गया है भारत में, भारत के मैप में। इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, इसीलिए 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य से लोकसभा की 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए IIFL के बारे में जानते हैं। IIFL का फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, जिसके संस्थापक निर्मल जैन हैं। अध्यक्ष हैं बालाजी वासुदेवन और IIFL का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म है ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है। शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को अपनाया था। 24 दिसंबर 2014 से यह संधि लागू हो गई है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देशों के लिए पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय है WTO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO के अध्यक्ष हैं रॉबर्टो कार्वालो डी एजीविदो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव को। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और रोमानिया की राजधानी जो है यह है बुखारेस्ट में
और रोमानिया की मुद्रा है लीव। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिडास ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर को। आइए मानुषी छिल्लर के बारे में जान लेते हैं। मानुषी छिल्लर भारत की छठी लड़की हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मानुषी ने साल 2017 में 17 साल बाद यह खिताब भारत को दिलाया। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। वैसे मानुषी का जन्म स्थान भारत के हरियाणा में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। इस शिखर सम्मेलन का क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनिक ट्विन समिट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया है। फोरम ने शिखर सम्मेलन को ए यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 400 शहरों से वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहुहितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के हजारों युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध करवाना है। चलिए विश्व आर्थिक फोरम के बारे में जान लेते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है WEF। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार के लिए की थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। यह संगठन राजनीति, व्यापार, शिक्षा तथा उद्योग संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में लीडर्स के रूप में भी कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने ट्यूलिप नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो ट्यूलिप का फुल फॉर्म होगा, पूर्ण रूप होगा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि ट्यूलिप का फुल फॉर्म है। भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी ट्यूलिप लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ट्यूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं यह है हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के अध्यक्ष हैं अनिल D सहस्त्रबुद्धे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी KFON, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KFON परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। इस 1500 करोड़ रुपए की KFON परियोजना को दिसंबर 2020 में लागू होने की संभावना है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पंदन। स्पंदन नामक अभियान को छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। यह कदम राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों में आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। चलिए इंडसइंड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, और इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने का अनुमोदन किया। बंदरगाह का नाम बदलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी 2020 को की थी। अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल दिया गया था। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है और NH-44 पर स्थित है। यह द्विदिशात्मक है और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच 30 किलोमीटर की दूरी को कम करती है। इससे यात्रा का समय 2 घंटे कम हो जाता है। आइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता, शिक्षाविद व बैरिस्टर थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू से मतभेद होने के कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए। 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके विरोध में डॉक्टर मुखर्जी 1953 में कश्मीर गए और भूख हड़ताल की। उनका निधन 23 जून 1953 में जम्मू कश्मीर में हिरासत के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया है। यह किस पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया है। तेलंगाना के मेंढक में स्थित आयुध कारखाना द्वारा 1094 करोड़ रुपए की लागत से ICV, जिसका फुल फॉर्म है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, का निर्माण किया जाएगा। ICV का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन ICV के निर्माण से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों की मौजूदा कमी को कम किया जाएगा, जिससे सेना को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये देख लीजिए, ये जो व्हीकल है यही है ICV, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। स्वदेशी रूप से उत्पादित वस्तुओं को बढ़ाना, नए औद्योगिकरण के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना, चीन को पछाड़कर भारत में पहले से मौजूद उद्योगों को विकसित करना, 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों को सृजित करना, निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना, और लास्ट है 2022 तक भारत के GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना। देखिए, मेक इन इंडिया का जो लोगो है यह शेर का लोगो है, जो कि एक मैकेनिकल शेर के रूप में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सितंबर 2020 तक किस शिखर सम्मेलन को रद्द करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा G7। G7 शिखर सम्मेलन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सितंबर 2020 तक रद्द करने की घोषणा की गई है। आइए इसका कुछ कारण जान लेते हैं। G7 7 देशों अर्थात फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन का एक समूह है। समूह का एक निश्चित मुख्यालय या एक औपचारिक संविधान नहीं है। शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिया जाता है वह गैर बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति ट्रंप 4 अन्य राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करके G7 समूह का विस्तार करना चाहते हैं।
तो यही कारण है कि अभी कुछ दिन के लिए G7 शिखर सम्मेलन को रोक दिया गया है। चलिए G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। कनाडा 1976 में G7 में शामिल हुआ और यूरोपीय संघ 1977 से G7 की बैठक में भाग लेने लगा। 1997 में रूस G7 में शामिल हुआ, जिसके बाद G7 को G8 कहा जाने लगा। 2014 में रूस को निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उसने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रेलिएंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रेलिएंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है। ये ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। इस पुस्तक में दी गई कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। इसमें धारा 370 का उन्मूलन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, बोडो समझौता, नागरिकता अधिनियम CAA में संशोधन। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए की गई कार्रवाइयों और आर्थिक गिरावट से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर एक अलग से भाग दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को देख लेते हैं जो कि इस पुस्तक में शामिल किया गया है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और ममल्लपुरम में मोदी शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन। इसके अलावा इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर भी प्रकाश डाला गया है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है, जो GDP का लगभग 10% हिस्सा है। और ई बुक संस्करण में निरंतर विकास का भी उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना शुरू की गई है। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश, जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, शुरू की है। इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं वह हैं महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इस पिक में आप देख लीजिए, यह है कृष्णेंदु मजूमदार। आइए देखते हैं। बाफ्टा का फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि कृष्णेंदु मजूमदार पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति यानी कि ऐसे पहले ब्लैक पर्सन बने हैं जो कि बाफ्टा के अध्यक्ष चुने गए हैं। वह हिप्पा हैरिस की जगह लेंगे जो अब डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। यानी कि हिप्पा हैरिस डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में रहेंगे बाफ्टा में और कृष्णेंदु मजूमदार अध्यक्ष होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा VN दत्त। VN दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD का पदभार सौंपा गया है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह मनोज मिश्रा की जगह लेंगे। वीरेंद्र नाथ दत्त को ही शॉर्ट फॉर्म में VN दत्त
बताया गया है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम। युवा मामले और खेल मंत्री जो किरेन रिजिजू हैं, इन्होंने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम है। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों इस कार्यक्रम को हर स्कूल तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं वह हैं सना मारिन और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री कुमार। गायत्री कुमार एक महिला हैं जिन्हें ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाजरस चकवेरा। लाजरस चकवेरा को मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आइए मलावी के बारे में जान लेते हैं। मलावी गणराज्य दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसे पहले न्यासा लैंड कहा जाता था। मलावी की राजधानी लिलोंग्वे है और मलावी की मुद्रा क्वाचा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस NGO ने WHO पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीड्स। सीड्स एक NGO है जिसने WHO पुरस्कार जीता है। सीड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, और इसका मुख्यालय है, सीड्स का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे अधिक कमाई की है, जो कि एक खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक कमाई की है, और इन्होंने ट्विटर से सबसे ज़्यादा कमाई की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय कवि व लेखक जावेद अख्तर 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पुरस्कार का नाम अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया है। यह विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्रों के उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्क संगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार का पहला संस्करण वर्ष 2003 में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2020 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सोशल मीडिया कंपनी ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब को लॉन्च किया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइली जेनर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में काइली जेनर शीर्ष स्थान पर हैं। काइली जेनर पहले स्थान पर है, इसके बाद केनी वेस्ट हैं और तीसरे स्थान पर हैं रोजर फेडरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। FSSAI का फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IIFCL के नए MD कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PR जयशंकर। PR जयशंकर IIFCL के नए MD बने हैं। IIFCL का फुल फॉर्म होगा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद मनान। मोहम्मद मनान ने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी ट्रांसफर। वी ट्रांसफर नामक एक कंपनी है, एक फाइल ट्रांसफर कंपनी है जिसको दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका अर्थ है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसके बाद वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है जो कि USA की राजधानी है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DRDO। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है। इसी दौरान अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है DRDO ने। तो चलिए DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी ने हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचकर पृथ्वी की सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथी सुलीवन। कैथी सुलीवन एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी हैं जिन्होंने हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचकर पृथ्वी की सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1984 में अमेरिका की कैथी सुलीवन ने
अपने अंतरिक्ष वॉक की शुरुआत की और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी। अब चैलेंजर डीप तक पहुंचकर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। वे अंतरिक्ष में भी गई हैं और पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु पर भी पहुंच गई हैं। इन्होंने बहुत ही साहस भरा कार्य किया, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक भी किया और समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट तक पहुंचकर एक प्रथम महिला होने का खिताब भी प्राप्त किया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिलोमोल मैरिएट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। यह किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। अपने देश भारत की जिलोमोल मैरिएट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है और ये केरल के एक गांव करीमन्नूर की रहने वाली हैं। देखिए यही है जिलोमोल मैरिएट थॉमस, जिनके पास हाथ नहीं है फिर भी ये अपने पैरों से कार ड्राइव करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019-20 वित्त वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर 2019-20 वित्त वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था। एफडीआई के सबसे बड़े स्रोत के रूप में स्टार्टिंग के 3 देश को देख लेते हैं। सबसे पहले पर है सिंगापुर, इसके बाद मॉरिशस का एफडीआई में योगदान है और इसके बाद है नीदरलैंड। यानी कि सिंगापुर पहले पर, मॉरिशस दूसरे पर और तीसरे पर नीदरलैंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। पंजाब राज्य के बारे में देख लेते हैं। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब राज्य से लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने हाल ही में एक रोबोट लॉन्च किया है। इस रोबोट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। अर्जुन का पूर्ण रूप है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल ने किस मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। यह नेपाल की बागमती नदी पर स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के विक्ट्री डे परेड में भारत की ओर से किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने रूस के विक्ट्री डे परेड में भारत की ओर से भाग लिया। राजनाथ सिंह जो कि भारत के फिलहाल रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने रूस के विक्ट्री डे परेड में भाग लिया। 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए हर साल यह परेड आयोजित की जाती है। रूस की यह सैन्य परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित की जाती है। रूस के राष्ट्रपति इस परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। रूस के विक्ट्री डे परेड में पहली बार भारत की तीनों सेना यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43वां। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है। पहले पर है सिंगापुर, दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का और भारत का 43वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750 मिलियन डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीब और कमजोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यभामा। कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सत्यभामा का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। यह सत्यभामा का फुल फॉर्म हो जाएगा। पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए असम के किस सुप्रसिद्ध वार्षिक मेले का आयोजन पहली बार नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है अंबुबाची। अंबुबाची मेले का आयोजन आसाम में नहीं किया गया है कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए। गुवाहाटी में सदियों पुराने ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में 1565 से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों के अंबुबाची मेले का आयोजन नहीं किया गया है। कामाख्या मंदिर के बारे में देख लेते हैं। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित यह हिंदू मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिलों में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO के साथ मिलकर कार्य करेगी। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान से हैं और राज्यसभा की 10 सीटें राजस्थान से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। युक्ति का फुल फॉर्म हो जाएगा यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति 2.0 पोर्टल नई दिल्ली के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप इंक्यूबेटरों से व्यावसायिक क्षमता रखने वाले बहुत समग्र और व्यापक तरीके के प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया जाएगा। यह पोर्टल एक मार्केट प्लेस स्थापित करने में मदद करेगा जहां इन युवा नवप्रवर्तकों को निवेशकों के साथ जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक ऐसे भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है।
यह भारत के नेविगेशन उपकरणों के नैविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान द्वारा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के बाद भारत ने कितने प्रतिशत स्टाफ कटौती का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। पाकिस्तान द्वारा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के बाद भारत ने 50% स्टाफ कटौती का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला किया है और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को अपने स्टाफ में 50% यानी 50% की कमी करने के लिए कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी ITF। भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी कि ITF के साथ मिलकर शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहती है। 2008 से भारत ITF का सदस्य रहा है, जो परिवहन नीति के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। यह परियोजना उभरती हुई अर्थव्यवस्था में डीकार्बोनाइजिंग परिवहन यानी DTEE परियोजनाओं का हिस्सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को मंजूरी दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है। यह निर्णय पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊर्जा और आयाम लाएगा, जो लंबे समय में अंतरिक्ष क्षेत्र को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कि देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है। देविका पुल के बारे में देख लेते हैं। यह पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल ने आसपास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल 10 मीटर लंबा है। पुनेजा पुल के बारे में देख लेते हैं। यह पुल जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। इस पुल के निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपए थी। यह पुल 50 मीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लॉस एंजिल्स। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। इस विश्वविद्यालय को 6ठे योग दिवस के स्मरण के रूप में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिवरपूल। लिवरपूल ने 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। लिवरपूल के बारे में जान लेते हैं। लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। यह क्लब इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल लीग जो कि प्रीमियर लीग है इसमें हिस्सा लेता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग को प्रीमियर लीग भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड की टॉप डिवीजन फुटबॉल प्रतियोगिता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण से। जो हरिताहरम कार्यक्रम तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, यह वृक्षारोपण से संबंधित है। हरिताहरम राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए तेलंगाना द्वारा क्रियान्वित
एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के छठे चरण के तहत राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद, राजभाषा तेलुगु, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, लोकसभा में 17 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। शायद ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में करा दिया था, सॉरी दोबारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी कंपनी एसपी कोरोलेव रॉकेट और अंतरिक्ष निगम एनर्जिया यानी कि आरएससी एनर्जिया ने किस वर्ष तक पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाने का निर्णय किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023। रूसी कंपनी एसपी कोरोलेव रॉकेट और अंतरिक्ष निगम एनर्जिया जो है, यह एक कंपनी है जो कि 2023 तक पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाने का घोषणा किया है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आरएससी एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर्स जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आरएससी एनर्जिया रोस्कोसमोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है का एक हिस्सा है। इस सौदे के अनुसार दोनों कंपनियों के संयुक्त समझौते के तहत वर्ष 2023 में 2 पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस में भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेट लिफ्टर को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजीता चानू। संजीता चानू एक वेट लिफ्टर हैं जिनको 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। संजीता चानू मणिपुर की एक प्रतिष्ठित वेट लिफ्टर हैं। इस महीने के शुरू में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF द्वारा संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया था। उन्होंने 2014 और 2018 में 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना में शामिल किया गया है जिसका नाम है, तो इसका नाम है मारिच। मारिच नाम का एक स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना में शामिल किया गया है। टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। टॉर्पीडो एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे सतही तोप, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो के हमले के दौरान टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम एक टॉर्पीडो का पता लगाने में मदद करता है और नौसेना के प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला करना है। चलिए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। इसकी राजधानी अगरतला में है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा से लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा के मुख्यालय भवन का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में एक शोध गणितज्ञ के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। बाद में उन्हें नासा में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर बनने के लिए पदोन्नत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से हम जून महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं यानी जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देखेंगे। तो 1 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक साल 3 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व साइकिल दिवस।
यानी कि 3 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट और टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता था। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका विषय था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1974 से इस दिवस को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग तथा वन्य जीव अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। इस दिवस को विश्व भर में 143 देशों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार इस वर्ष का विषय जो है यह है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल 12 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। यानी कि हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जून 2020 को विश्व रक्तदाता दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया जिसका थीम था सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भारत से शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष जून के तीसरे रविवार को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पिता दिवस यानी वर्ल्ड फादर्स डे। यह प्रत्येक वर्ष जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड फादर्स डे 21 जून को मनाया गया है जो कि 21 जून इस महीने का यानी कि जून महीने का तीसरा रविवार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में 23 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जून को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2 दिवस और हैं, संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून। प्रत्येक साल 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ जून मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।